जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज का जो खास प्रोग्राम और स्पेशल एपिसोड है, उसपे हम बात करेंगे कई सारे जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल या फिर हम कहें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफी कुछ उथल-पुथल मची है, कितने फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या कुछ और आगे हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनएक्सपेक्टेड होती हैं जो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी नहीं बता पाते। लेकिन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो चार्ट्स हैं, वो क्या दर्शाते हैं, उसको हम आज समझेंगे हमारे आज के खास मेहमान और आप सबके जाने-पहचाने वैदिक एस्ट्रोलॉजर पीवीआर नरसिम्हन जी से, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर .org आप उनकी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। बहुत-बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अमर जी, जय हिंद। सर काफ़ी कुछ हो रहा है, तो मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या करंट जो प्लैनेटरी साइकिल्स हैं, ये इस बात का सिग्नल कर रही हैं कि जो दुनिया एक नए ग्लोबल पावर जो हायरार्की है, उसमें शिफ्ट करने का एक ये कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में एंटर कर चुकी है, बड़ा बदलाव आ रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, एक बड़ा बदलाव आने वाला है मगर 2030s में, 2030 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है दुनिया में और जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जो भी आर्डर है, वो बिल्कुल बदल जाएगा और जो जो हम अभी देख रहे हैं दुनिया में, ये शायद प्रारंभिक संकेत हैं उसकी तरफ। 2020 के आसपास हो गए होंगे बहुत बड़े परिणाम, मगर अब तो ये इनिशियल स्टेजेस हैं। जैसे आपने बताया, बहुत उथल-पुथल हो रहा है दुनिया में, मगर ये सब बिगिनिंग स्टेजेस है। आने वाले सालों में पार्टिकुलरली 2027 में, 2028 में, 2029 में बहुत सारा होने वाला है। तो इसी से जुड़ा हुआ मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ सर, वो ये कि कौन से जो मेजर पावर्स हैं जो एक्सपेंशन फेज में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कौन से कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में एंटर कर रहे हैं? डेफ़िनेटली एक बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि भारत जो है, भारत वृद्धि मार्ग में है। भारत देश और कुछ एशिया के कुछ देश, भारत के आस-पास कुछ देश हैं, वो वृद्धि मार्ग में हैं और अमेरिका और यूरोप, द वेस्टर्न कंट्रीज़, वो तो बिल्कुल क्षय मार्ग में है, वो कंट्रैक्टिंग साइकिल में है और चीन एक इंटरेस्टिंग केस है। चीन चीन और रूस वो ऐसा दिखता है कि वो वृद्धि मार्ग में है, मगर वृद्धि मार्ग में चलते हुए वो अंतस्फोट होगा और चीन गिर जाएगा। इसलिए वो लॉन्ग टर्म से देखेंगे तो वो क्षय होने वाला है, मगर टेम्परेरीली ऐसा लगेगा कि वो वृद्धि मार्ग में है। तो एक और सवाल इसके आगे मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये कि क्या जो प्रेजेंट इंडिकेटर्स हैं वो मेजर मिलिट्री पावर्स के बीच में कोई एस्केलेशन का रिस्क या उसकी तरफ कोई इशारा करते हैं, या फिर हम ये कहेंगे स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेन है उसकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं और आपने भी पहले कहा है कि ये दौर जो है वॉर्स का है। ये दौर वार्स का है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी चीन और यूएस के बीच में युद्ध होने वाला है या रूस और अमेरिका के बीच में युद्ध होने वाला है। वो तो 2030 में हो सकता है, 2030, 2031 में हो सकता है, अभी अभी नहीं। इसलिए अभी मुझे ऐसा लगता है और एक बात कह सकता हूँ, ये 2025 मार्च से लेके 2028 मई तक का जो समय है, ये ऐसा समय है जब अमेरिका बहुत ही एग्रेसिव होगा। अमेरिका चांसेस लेगा अपनी सुप्रीमेसी को जारी रखने के लिए कुछ कुछ बोल्ड मूव्स को ले लेंगे और कुछ रिस्क ले लेंगे। इसलिए अमेरिका एग्रेसिव होगा, मगर चीन और रूस जो हैं, वो स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट को डिस्प्ले करेंगे और ये सिचुएशन ऐसे माहौल पे आएगा 2020 से 28 2029 पे कि उन्हें भी कुछ करना पड़ेगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि चीन और रूस स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल करेंगे और यूएस एग्रेसिव रहेगा। मगर छोटे-छोटे युद्ध तो होते रहेंगे आने वाले 2-3 सालों में, मगर कन्फ्रंटेशन बिटवीन द बिग पावर्स वो तो अभी नहीं, उसके लिए अभी वक़्त बाकी है।
जैसे मैंने कहा अ, कि एक प्रारंभिक फेज़ है। ओके। तो क्या आपकी जो एनालिसिस है वो उसके मुताबिक क्या कोई स्पेसिफिक जो ग्लोबल फ्लैश पॉइंट है जिसे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए उनको और वो अभी उधर ध्यान नहीं जा रहा है? डेफ़िनेटली अ, द 2 फ्लैश पॉइंट्स हैं दुनिया में, जो आने वाले सालों में जहाँ बहुत कुछ होने वाला है। एक है ताइवान, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है ताइवान और चीन और यूएस के वर्ष चक्रों को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी कुछ होने वाला है। वो 2030 के आस-पास होगा वहाँ और वो फाइनल फाइनल स्टेज होगा। मगर मिडल ईस्ट जो है, मिडल ईस्ट में बहुत सारा टेंशन देखने को मिलेगा और इज़राइल और मिडल ईस्ट एपिसेंटर होंगे आने वाले 2-3 सालों में जो भी युद्ध होंगे, उनके एपिसेंटर होंगे मिडल ईस्ट में। और जो ईरान को लेके टेंशन है यूएस और ईरान के बीच में, यूएस और इज़राइल और ईरान के बीच में जो टेंशन है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो अभी खत्म हुआ है। अब तो वो शांति के चर्चे हो रहे हैं, यूएस और ईरान के बीच में कुछ पीस टॉक्स अभी हो चुके हैं और एक अगले हफ्ते होने वाला है। इससे लोगों को शायद ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ होगा और ईरान कुछ डील कर लेगा यूएस के साथ। मगर अप्रैल 1 तक ईरान का जो रेजिम है, वो साँस नहीं ले सकता है। मेरी गणना के अनुसार वो बहुत ही वल्नरेबल है। बहुत ईरान का रेजिम गिरने की संभावना बहुत बहुत बड़ी है अप्रैल 1 तक। अगर अप्रैल 1 गुज़र जाए तो वो सेफ़ हैं। पार्टिकुलरली एक सूर्य ग्रहण आने वाला है। इस फ़रवरी 17 को एक सूर्य ग्रहण आने वाला है। वो सूर्य ग्रहण बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस सूर्य ग्रहण के समय लगभग 5 डिग्री सिंह राशि में सूरज और चंद्र होंगे उस सूर्य ग्रहण के समय। और अगर आप ईरान की कुंडली को देखेंगे, ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अप्रैल 1 1979 आफ्टरनून का की कुंडली है। उसमें लग्न 5 डिग्रीज़ सिंह पे है। उनके उनका जो और अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प जी की कुंडली देखेंगे तो वहाँ भी लग्न शायद 7 या 8 डिग्री सिंह में है। इसलिए ये इस ग्रहण के समय सूरज और चंद्र डोनाल्ड ट्रम्प जी को लग्न को एक्टिवेट करते हैं और ईरान के लग्न को एक्टिवेट करते हैं। और ईरान की कुंडली में मारक शनि लग्न में है और वो लगभग 15 डिग्री पे है और केतु अभी 15 डिग्री पे ट्रांसिट कर रहा है। और केतु ऐसा ग्रह है जो विस्फोट को दिखाता है, जो अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स को दिखाता है। इसलिए ये जो भी डोनाल्ड ट्रम्प फ्लक्चुएट करते रहे, जो भी वो इंडिसाइसिव रहे हैं, शायद कुछ डिसीज़न ले लेंगे इस अराउंड दिस टाइम। इसलिए ये फ़रवरी बहुत ही डेंजरस टाइम है ईरान के लिए और जैसे मैंने कहा है अप्रैल 1 तक उनका उनका बहुत ही डेंजरस टाइम है। इसलिए ईरान की ओर नज़र रखना चाहिए सारे देशों को। कुछ हो सकता है वहाँ वहाँ इज़राइल और यूएस कुछ कर सकते हैं और रेज़ीम गिरने की संभावना बहुत बड़ी है और उसका असर जो होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे, अंतर्राष्ट्रीय संतुलन पे जो असर होने वाला है, वो बड़ा होने वाला है। शायद आने वाले हफ्तों में या महीनों में नहीं दिखाई देगा, मगर आने वाले सालों में बिल्कुल दिखाई देगा, बहुत बड़ा असर। तो इन शॉर्ट ये कहें कि जो ग्लोबल पावर बैलेंस है वो पूरी तरह से हिल सकता है। तो आपने जो बात कही उसी से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है कि जो करंट पैटर्न्स हैं वो अनएक्सपेक्टेड जो जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप्स हैं, उनके फॉर्मेशन की तरफ इशारा करते हैं क्योंकि बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो सरप्राइज़ जिस चीज़ से हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ पॉसिबल है अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स होंगे तो क्या अनएक्सपेक्टेड पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं इस तरह के फॉर्मेशन? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 2025 और 2026 ऐसा समय है जब जो आपका दोस्त है वो दुश्मन बन सकता है, जो आपका दुश्मन है वो दोस्त बन सकता है और फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है। ये बेसिकली टेम्पररी समय है जब लोग देश एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्टनरशिप्स के साथ। इसलिए जो भी हो रहा है उसे सीरियसली नहीं लेने का। 2026 के सेकंड हाफ में सब कुछ साफ होगा।
कौन किसके साथ है, कौन किसका दोस्त है। जब दिस ट्रेड वार चल रहा था भारत और यूएस के बीच में, लोग कहते थे कि भारत को अब रशिया और चीन से दोस्ती करना है और ब्रिक्स को आगे रखना है, यूएस के आगे रखना है। मगर मैंने तभी कहा था यूएस और भारत के बीच में कुछ समझौता होगा, कुछ ट्रेड डील बनेगा और वो दोस्त दोस्त बने ही रहेंगे, वो दुश्मन नहीं रहेंगे। इस तरह एक बात हमें समझना चाहिए, जब इस तरह का उथल-पुथल होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तब मेन थिंग ये है कि हू आर द टॉप 2, जो भी अव्वल है और जो भी दूसरा है और अव्वल पोज़ीशन पे पहुँचना चाहता है, वो कभी समझौता नहीं करेंगे। उनके बीच में टसल बने रहेगा और वो 2 देश हैं यूएस, अमेरिका और चीन। उनके बीच में जो भी कोल्ड वॉर चालू है वो चलता रहेगा। मगर जो दूसरे सारे देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इज़राइल, मिडल ईस्ट के देश, यूरोप के देश, ये दोनों ही साइड से रिलेशंस को अच्छा मजबूत रखने के लिए कोशिश करेंगे। मगर अपना ऑप्शंस ओपन रखेंगे, मगर ये एक इंक्लिनेशन रहेगा उनका। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत भारत दोनों तरफों से संबंधों को मजबूत रखने में कामयाब होगा बहुत देर तक। दूसरे देशों को चुनना पड़ेगा, मगर भारत देर से चुन सकेगा। ये मुझे ऐसा लगता है। और जैसे मैंने कहा है, एपिसेंटर इज़ मिडल ईस्ट। जो भी होने वाला है आने वाले साल 2 साल में, उसका एपिसेंटर मिडल ईस्ट है। इसलिए आपको बहुत सारा इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा मिडल ईस्ट में। जैसे सऊदी अरेबिया है, जैसे यूएई है, जैसे और सारे देश हैं मिडल ईस्ट में, टर्की है। ये सब चीन और यूएस के बीच में उन्हें चुनना पड़ेगा। और उनका दुश्मन इज़राइल भी है और इज़राइल का दोस्त तो यूएस है। इसलिए वो वहाँ और द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ भारत जो है, भारत का कुछ टेंशन पाकिस्तान से है, भारत का कुछ टेंशन चीन से है और भारत यूएस के बीच में भी कुछ स्मॉल टेंशन्स है। इसलिए मगर भारत और इज़राइल के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है। इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग समय है और उन देशों को आने वाले महीनों में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि मिडल ईस्ट के कुछ देश ऐसे संबंध को एक्सप्लोर करेंगे जो लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे अभी। बिल्कुल, तो मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उसके बावजूद भी जो राइवल पावर्स हैं, वो मतलब कोऑपरेशन की तरफ जाएँगे। जैसे कि हमने देखा भी मिडल ईस्ट में जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड और ये सारी चीज़ें, उस तरफ हम देख भी रहे हैं। अब आगे उसमें क्या नज़र आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो प्रेज़ेंट ग्लोबल पैटर्न्स हैं, क्या वो एक्सपेंशनरी जो इकोनॉमिक एरा है, उसकी तरफ जा रहे हैं? या फिर हम ये कहें जो कॉन्ट्रैक्शन फेज़ है, उसकी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रेयर ये है कि मैं गलत हूँ, मगर मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 2026 ये साल इकॉनमी के लिए, ग्लोबल इकॉनमी के लिए बहुत बुरा साल है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड इकॉनमी एक्सपेंशन की आशा में बढ़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे डेवलपमेंट होंगे जो इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मगर मैं होप करता हूँ कि मैं रॉन्ग हूँ इसके बारे में। और पिछले सवाल के बारे में और एक बात कहना चाहूँगा। अगर ईरान में कुछ होता है और ईरान के लिए जैसे मैंने कहा है अप्रैल 1 तक का समय बहुत ही खराब वक़्त है। इसलिए अगर ईरान का रिजीम गिरता है, तो जो भी रीजनली मिडल ईस्ट में ईरान का जो पावर है, वो गिर जाएगा और उस स्थान को फ़िल करने के लिए कुछ कॉम्पिटिशन रहेगा और टर्की और एग्रेसिव बन जाएगा मिडल ईस्ट में। और वो जो इक्वेशंस है मिडल ईस्ट में, उन्हें बदलने में टर्की शायद एक कंपोनेंट होगा। ओके। एक बात और मैं जानना चाहती हूँ सर, वो ये कि जो जो करंट अलाइनमेंट्स हैं, वो हिस्टोरिकली जो सडन लीडरशिप चेंज या जो पॉलिटिकल टर्नओवर से लिंक जैसे साइकिल, उस तरह के कुछ हुँ। पैटर्न्स भी दिखाते हैं? ये जो समय है, इस समय में
ये पॉसिबल है कि कुछ कीलक देशों में नेतृत्व में बदलाव आ सकता है। इस समय में आने वाले 2-3 सालों में नेता बदल सकते हैं, रेजिम्स चेंज हो सकते हैं कुछ देशों में। और इन जनरल कंजर्वेटिव लीडरशिप विल राइज इन द वर्ल्ड। पर्टिकुलरली जून के बाद गुरु ग्रह उच्च राशि में आएगा, और जब गुरु उच्च में होता है तब कंजर्वेटिव लीडरशिप विल ग्रो इन द वर्ल्ड। इसलिए जो भी राइट विंग के लीडर्स हैं सारी दुनिया में, वो उनका बढ़ावा होगा आने वाले साल 2 साल में बढ़ावा होगा। और एक बात कह सकता हूँ कि नेतृत्व में बदलाव आने बिना जो भी देश दूसरे देशों के संबंध हैं, अलाइनमेंट्स हैं, वो बदल सकते हैं। ये ऐसा समय है कि ये अलाइनमेंट्स बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा है, एक एक बात सच है। एक जो यूएस और चीन है, वो दोनों देश बेसिकली दुनिया 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 पे राज करना चाहते हैं, और यूएस अव्वल नंबर पे है और चीन अव्वल नंबर पे पहुंचना चाहता है। उनके बीच में अलाइनमेंट नहीं होगा, मगर और सारे जो भी देश हैं वो यूएस के साथ अलाइन हो सकते हैं, चीन के साथ अलाइन हो सकते हैं। और ये देश उनके साथ डायरेक्टली डील नहीं करते हैं, और सारे रीजनल प्लेयर्स हैं, उनके रिलेशंस को देख के वो अपना रिलेशंस बना सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत उथल पुथल देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आने वाले 2 सालों में। मगर इन दी एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इज जस्ट दिखावा है। किसी कोई नहीं केयर करता है क्या आइडियोलॉजी है क्या। अगर आप धर्म को लेंगे या राइट विंग लेफ्ट विंग को लेंगे, कुछ भी टर्मिनोलॉजी, कुछ भी पैराडाइम को मतलब लेंगे। सीरिया हमारे सामने एग्जाम्पल है, लेटेस्ट एग्जाम्पल सीरिया इज क्या लेटेस्ट। एग्जाम्पल है? सीरिया सीरिया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई नहीं केयर करता है आइडियोलॉजी, धर्म के बारे में कोई नहीं केयर करता है। ये सब पावर का गेम है। बिल्कुल। मैं भारत को लेकर एक आपसे सवाल जानना चाहती हूँ, क्योंकि भारत की ग्रोथ को लेकर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट्स बड़े-बड़े दावे करते हैं। लेकिन थोड़ा उससे आगे बढ़कर, क्योंकि भारत टच वुड जो ग्रोथ फेज़ है उसमें तो नज़र आ ही रहा है। लेकिन क्या जो भारत है वो इमर्जिंग जो अलायंसेस हैं और ग्लोबल पावर बैलेंस है, उसको शेप करने में एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल 2 साल में भारत लो प्रोफाइल मेंटेन करेगा। आई मीन भारत जो भी चीन के साथ रिलेशंस है, रूस के साथ हैं, यूएस के साथ हैं, इज़राइल के साथ हैं, उनको जारी रखेगा और उन संबंधों को आगे बढ़ाएगा। मगर जो भी ये कोल्ड वॉर है चीन और यूएस के बीच में, उसमें भारत इन्वॉल्व नहीं होगा। और जो भी यूएस ईरान में करने वाला है, उसमें भारत इन्वॉल्व नहीं होगा, वो तटस्थ रहेगा और न्यूट्रल रहेगा। मगर 2027 सेकंड हाफ या 2028 में भारत को कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, और तब भारत इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो भी डायरेक्शन, जो भी दिशा लेने वाली है ये कोल्ड वॉर यूएस और चीन के बीच में, इस कोल्ड वॉर की दिशा को भारत बदल सकता है, मगर अभी नहीं। अभी भारत को अपने प्रोग्रेस पे फोकस करना है। अभी भारत को आने वाले 2031 के आने वाले बड़े युद्ध के लिए कुछ आयुध डेवलप करना है, कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप करना है। इस पे भारत फोकस करेगा और अपने कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेगा। और जैसे मैंने पहले ही भी कह चुका हूँ, अपने ऑप्शंस को ओपन रखेगा भारत। वो वो ये एक टेंट में नहीं बैठ जाएगा, दोनों टेंट से रिलेशंस जारी रखेगा, क्योंकि तब तब अंत में भारत का इन्फ्लुएंस बड़ा रहेगा। मगर एक बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 2-3 दशकों में भारत भारत वृद्धि की ओर बढ़ता जाएगा। और अभी भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, मगर भारत वर्ल्ड का नंबर 1 बन जाएगा आने वाले 3 दशकों में। ये लॉन्ग जर्नी है, मगर जो भी हमने पिछले 10 सालों में देखा है, वो ऐसा जाता रहेगा आने वाले 30 साल तक, और भारत नंबर 1 बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा।
जी, तो भारत से थोड़ा-सा और इसको एक्सपेंड करते हैं, जो साउथ एशिया है, उसमें क्या आपका जो कैलकुलेशंस है वो बताती हैं कि उस पूरे रीजन में टेंशन्स को लेकर हम क्योंकि देखते हैं कुछ ना कुछ होता रहता है, टेंशन बढ़ेगी या फिर हम रीजन में थोड़ी स्टेबिलिटी देखेंगे, किस तरह के हालात आगे नज़र आते हैं? कुछ स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगा। ये ये रीजियन दो जो है साउथ एशिया का रीजियन, ये अस्थिर रहेगा। वो हुँ, कई साल तक ये अस्थिर रहेगा। पर्टिकुलरली बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगर आप हुँ, पाकिस्तान को लेंगे तो पिछले 2020 में जो सैनिक युति हुआ था, हुँ, वो कुंडली आने वाले 20 साल तक क्या होगा आपके देश के साथ वो दिखाई दे तो हुँ, उसे दिखाई देगा। और उस कुंडली में पाकिस्तान की कुंडली बहुत खराब है और ये 20 साल पाकिस्तान के लिए बहुत खराब है। पर्टिकुलरली 2025 से लेके 2024, 2025 से लेके 2029 तक का जो वक़्त है, ये बहुत खराब है। जो भी दिखावा है, उसे 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 इग्नोर करके अगर हम डीपली देखेंगे तो पाकिस्तान पाकिस्तान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, लीडरशिप प्रॉब्लम्स है। और वो सब उबल कर ऊपर आ जाएँगे आने वाले महीनों में और शायद कुछ अभी आ चुके हैं और आने वाले महीनों में आने वाले हैं। पाकिस्तान में बहुत उथल-पुथल होगा और मुझे इमरान खान जी की कुंडली मिल गई है एक पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर से और वो क्लेम करता है कि वो बहुत एक्यूरेट है, फैमिली से मिला है और वो एड अप करता है। अगर उनके सारे जीवन को देखते हैं तो वो एक्सप्लेन करता है। और अगर उस कुंडली के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर 2026 तक का जो समय है, ये इमरान खान जी के लिए बहुत ही खतरनाक समय है। इस समय पे जान जाने की संभावना है। ये उनके लिए मारक पीरियड है 2026 अक्टूबर तक का वक़्त। मगर अगर ये वक़्त बीत जाए कुछ-कुछ होने बिना, तो फिर से वो राइज़ हो सकते हैं, फिर से पावर में आ सकते हैं। 2026 अक्टूबर से लेके 2027 अक्टूबर तक का जो वक़्त है, वो इमरान खान जी के लिए बहुत अच्छा समय है। मगर 2026 अक्टूबर तक जान जाने की संभावना बहुत बड़ी है। उम, सो मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकता हूँ कि का क्या होगा उनके साथ, मगर पाकिस्तान की कुंडली से ऐसा लगता है कि वहाँ चेंज ऑफ लीडरशिप होने वाला है और वहाँ आने वाले 3-4 सालों में बहुत उथल-पुथल होने वाला है, लोग बहुत सफ़र करने वाले हैं। इसलिए वहाँ बिल्कुल स्थिरता नहीं होगी और बांग्लादेश को देखेंगे तो जैसे मैंने पहले प्रेडिक्ट किया है बांग्लादेश में लीडरशिप चेंज होगा। मोहम्मद यूनुस कुछ लोग समझते थे कि मोहम्मद यूनुस इलेक्शंस को कैंसल करके और कुछ साल वो पावर में रहेंगे मगर मैंने कहा ये वन वे और द अदर वो जाएँगे और कोई आएगा और अब तारिक तारिक रहमान जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वहाँ पे। मगर भारत के लिए बुरी बात ये है कि जो मैंने सैनिगुरु युति चक्र की बात की थी, 20 साल दिखाता है, उस चक्र में बांग्लादेश के चक्र में लग्न में रविचंद्र है, अमावास्या योग है लग्न में, षष्टम के चक्र में जो सटिल कर्म को दिखाता है और अष्टम राशि में शनि गुरु हैं, नीच गुरु और शनि। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश अस्थिर रहेगा आने वाले कुछ सालों तक और अमावास्या योग इन लग्न इन षष्टम चक्र वो दिखाता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस रहेगा। बांग्लादेश स्ट्रगल करेगा अपने आप को डिफाइन करने में। हम कौन हैं? बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश किसके लिए स्टैंड अप करता है? हमारी दिशा क्या है? वो आइडेंटिटी क्राइसिस में बांग्लादेश खो जाएगा आने वाले कुछ सालों में और वहाँ लीडरशिप स्टिल देयर विल बी सम इंस्टेबिलिटी लीडरशिप को लेके कुछ इंस्टेबिलिटी रहेगा आने वाले कुछ सालों में और चीन और यूएस वहाँ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे और भारत को सोच समझ के वहाँ प्ले करना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि ये भारत के लिए अच्छा है। शायद ये पाकिस्तान के लिए बुरा है कि रहमान जी जीत गए। मगर मेरे हिसाब से भारत के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना लोग समझते हैं। ये शायद चीन के लिए और अच्छा है भारत भारत से लेके। इसलिए भारत को केयरफुली डील करना पड़ेगा। मगर ये एक बात मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये जो अस्थिरता है भारत के नेबरहुड में,
बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा भारत को। भारत अभी एक बड़ा देश बन चुका है। अगर एक हाथी जा रहा है और कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कुछ न्यूसेंस है, मगर हाथी उसको इग्नोर कर सकता है। उस तरह जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में आने वाले साल में अस्थिरता होने वाली है, उसे भारत इग्नोर कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। जी। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वो ये कि क्या कोई स्पेसिफिक टाइम विंडो नज़र आती है जिसमें हम ये देखेंगे कि जो ग्लोबल अफेयर्स हैं उसके लिए अनयूजुअल या वोलेटाइल नज़र आती है? हाँ, ये जो सूर्य ग्रहण मैंने बताया था, जब रवि, राहु कुंभ राशि में होंगे, ये फ़रवरी का समय बहुत ही टेंस समय है। और मार्च में एक मंगल और राहु की युति होने वाली है मिडिल मार्च में, वो भी एक टेंस समय है। और फिर अप्रैल में मंगल और शनि की युति होने वाले है मीन राशि में, वो बहुत टेंस समय है। इसलिए आने वाले 3 महीने ये बहुत ही टेंस वक़्त है दुनिया के लिए। मई के बाद, मई अंत होने के बाद जून, जुलाई से लेके कुछ नॉर्मल टाइम आएगा, मगर मई तक, इस फरवरी से लेके मई तक ये बहुत ही टेंस समय है। कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, कुछ विस्फोटक बातें हो सकती हैं दुनिया में। ये हम कह सकते हैं कि बड़ा थोड़ा टेंस्ड टाइम एज़ यू सेड कि ऐसा इन पूरे 3 महीनों में आगे कुछ हो सकता है। हाँ। तो एक बात आपसे और आगे जानना चाहूँगी कि क्या जो नियर फ्यूचर है उसमें सबसे जो प्रोबेबल इवेंट कैटेगरी कौन-सी लगती है? इकोनॉमिक शॉक मिल सकता है या फिर हम कहेंगे को कोई डिप्लोमैटिक रप्चर, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन क्या आपको नज़र आता है कि आने वाले समय में किस तरह के ग्लोबल शॉक्स मिलेंगे? टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन ये एक बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया को हिला देगा, मगर आने वाले कुछ महीनों में नहीं, आने वाले 2-3 सालों में ये दुनिया को हिला देगा टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। मगर आने वाले कुछ महीनों की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वार रिलेटेड थिंग, कुछ कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन रिलेटेड थिंग जो होगा मिडल ईस्ट में, वो इकॉनमी पे उसका असर पड़ेगा और वो मेन थिंग होगा इन 3-4 महीनों का, कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद इकॉनमी। ओके। आपके हिसाब से जो अगली डिकेड है उसको डिफाइन करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चरल चेंज जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें वो क्या हो सकता है? शायद ये लगभग 2030 के आसपास होगा, 2030, 2031 उस समय पर होगा। जैसे मैंने कहा है कि ये कोल्ड वॉर जो चीन और यूएस के बीच में अभी चल रहा है, वो ऐसे मोड पे आ जाएगा कि उन्हें उन्हें मुकाबला करना पड़ेगा, फिजिकल एक्चुअल मुकाबला करना पड़ेगा और उसमें बहुत सारे लॉसेस होंगे। और उसके बाद लोग फिर से सोचने लगेंगे कि ये क्या क्या हो रहा है दुनिया में, हम किस ओर बढ़ रहे हैं, और कुछ कुछ नया नया थिंकिंग आएगा दुनिया में। मुझे ऐसा लगता है कि 2032, 2033, 2034 उस वक्त पे कुछ रीथिंकिंग होगा दुनिया विश्व में, बहुत सारे विनाश के बाद, बहुत सारे विस्फोटक विनाश के बाद रीथिंकिंग होगा और उसे लीड करेगा भारत। तब भारत इकोनॉमिकली सुपर पावर रहेगा, मिलिटरली सुपर पावर रहेगा और अबव ऑल स्पिरिचुअली एंड फिलोसॉफिकली भारत दुनिया को, जो जो भी धर्म सारी दुनिया में फैला हुआ था पिछले मिलेनिया में, पिछले हजारों सालों पहले, जो भी हुँ, विचार था दुनिया में कि जो भी हम चाहते हैं, इस भगवान की दुनिया बनाई गई इस दुनिया में बहुत सारा है। हमें फाइट करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी को ये दुनिया बेसिकली जीवित रख सकता है और हमें हमारी चाहें जो है वो पूरा कर सकता है। इसलिए जो भी मटेरियलिस्टिक, जो भी सुपर पावर्स विनाश की ओर दुनिया को ले जा रहे हैं,
उसमें फिर से विचार होगा 2030s में, वो डिफाइनिंग मोमेंट होगा। मगर शॉर्ट टर्म में जो भी इकोनॉमिक टेंशन्स रहेंगे, जो भी ये मटेरियलिस्टिक कल्चर है, जो भी ये नेचर को एक्सप्लॉइट करने वाला कल्चर है, इसमें चीन और यूएस के बीच में जो भी मुकाबला होने वाला है आने वाले 4 सालों में, ये हुँ, डिफाइन करेगा कॉन्फ्लिक्ट को। और कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो दुनिया आने वाली है, उसको हुँ। डिफाइन करेगा भारत का लीडरशिप 2030s में। ओके, एक अंतिम प्रश्न आपसे हुई है कि अगर आपको एक ही जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना हो, जो नेक्स्ट ईयर जो है वो ग्लोबल लैंडस्केप को रीशेप कर सकता है, तो वो क्या होगा? मैंने पहले भी कह चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान में कुछ अभी होने वाला है, ये खत्म नहीं हुआ है। और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक स्थिति को ये बहुत बदलेगा। ईरान में हुँ, जो यूएस करने वाला है आने वाले कुछ महीनों में, ये दो महीनों में, ये शायद बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होगा। और एक डेवलपमेंट को बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है, इजराइल के हुँ, वार्षिक हुँ। चक्र को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल इस साल चुप नहीं बैठेगा और कुछ विस्फोटक बात कर देगा मिडिल ईस्ट में, और वो भी बदल सकता है। बिल्कुल। और इतने सारे क्वेश्चन्स और इतनी सारी क्वेरीज़ उन सब का आपने बहुत विस्तार पूर्वक उत्तर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।